नमस्कार सभी साहित्य प्रेमी साथियों को, रचनाकारों को नमस्कार। मित्रों, जिस तरह से मंजुल भगत जी पर यह एकाग्र चल रहा है, यह देखकर काफ़ी संतोष हो रहा है कि हम कुछ विस्तार में जाकर, कुछ सघनता में जाकर उनके कथा साहित्य पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी रचनाओं के पाठ भी हो रहे हैं, उनकी कहानियों पर भी चर्चा हुई और उपन्यासों पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। आज भी हम उनके उपन्यासों पर बात करेंगे और ख़ास तौर से मंजुल भगत के उपन्यासों में स्त्री उपस्थिति कैसी है, स्त्री कहन कैसा है, स्त्री का जो अपना स्वभाव है वह कैसा है और स्त्री कैसी मुखर है, स्त्री पुरुष संबंध कैसे हैं, इन सब पर बात होगी। और आज की कड़ी में इतनी सारी बातें नहीं होनी थी, एक ही उपन्यास पर बात होनी थी, तिरछी बौछार। मगर हमारे वक्ता को मंजुल भगत के उपन्यासों ने कुछ इस तरह से बांधा, कुछ इस तरह से मोहित किया कि वे एक के बाद एक उनके सातों उपन्यास पढ़ती चली गई। टूटा हुआ इंद्रधनुष, लेडीज क्लब, अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी। कल भी आप में से कई लोगों ने टूटा हुआ इंद्रधनुष और लेडीज क्लब उपन्यासों पर बातचीत सुनी होगी। शुभ्रा उपाध्याय जी ने भी पूरी तैयारी के साथ बातचीत की। आज की हमारी वक्ता गीता दुबे जी भी उसी कोलकाता से आ रही हैं, उसी धरती से आ रही हैं और अपनी बात रखेंगी। यद्यपि इन्होंने पूर्व में उनका उपन्यास बेगाने घर में पढ़ रखा था, मगर आवश्यक तो यही है, उचित तो यही है कि लेखक या वक्ता कोई भी जब तैयारी करे किसी कृति पर बोलने के लिए तो पुनः उसका पाठ करे। जहाँ बात सिर्फ तिरछी बौछार पर करनी थी गीता दुबे जी को, कुछ ऐसा संयोग बना कि वे आज इन सभी उपन्यासों पर बात करेंगी और इस बातचीत के केंद्र में स्त्री होगी। किस तरह से मंजुल भगत के स्त्री पात्रों की अपनी विशेषताएं हैं, इन सब पर चर्चा होगी। उनकी समस्याएं कैसी हैं, उनकी चुनौतियां कैसी हैं और उनसे वे किस तरह निपटती हैं, एक एक कर हर एक बात होगी। तो आइए मित्रों, हम गीता दुबे जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार गीता दुबे जी। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। और आपसे अनुरोध कि अपनी बात आरंभ करें, अच्छा लगेगा आपको मंजुल भगत जी पर सुनना। जी स्वागत। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जन सुलभ पुस्तकालय को ये धन्यवाद देना बनता है। बहुत जरूरी है कि जिन लेखकों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, उन सब पर बिना किसी भेदभाव के समरूप सभी लेखकों को याद करना, उन पर चर्चा परिचर्चा और एकाग्र का आयोजन करना। ये कोई एक दिनी सेमिनार या घंटे भर की वक्तव्य माला नहीं है, लगातार चलने वाला जो क्रम है। इससे ये होता है, एक तो मुझ जैसे जो वक्ता हैं जिन्होंने मंजुल भगत को समग्रता में या मंजुल भगत जैसे लेखकों को समग्रता में नहीं जाना समझा होता है, वो इसी बहाने उन्हें पढ़ डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अर्पण जी को, जनसुलभ पुस्तकालय को ये धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये अवसर मुहैया कराया कि मैं मंजुल भगत जी को पढ़ गई, पूरा उनके सातों उपन्यासों को पढ़ गई। और दूसरा ये कि जो श्रोता हैं उन्हें भी ये खुराक मिलती है कि इन लेखकों के बारे में जान समझ पाएं और इन्हें पढ़ने की कोशिश करें अगर नहीं पढ़ा है तो। जैसा कि अर्पण जी ने बताया कि हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैं तिरछी बौछार पे बोलूंगी। मैंने वही पढ़ना शुरू किया
और तब तक मैं भूल गई थी कि मैं बेगाने घर में उनका उपन्यास पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, वो उपन्यास मैंने कहाँ पढ़ा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। मृदुला जी जो हैं, उन्हें तो हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा ही, और उन्हें पढ़ भी रखा है। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही उनकी काफी चर्चा रही और उन्हें पढ़ते हुए एक किताब मेरे हाथ लगी, बिसात तीन बहनें का आख्यान। बिसात नाम तो याद है, उसके बाद जो बोल रही हूँ स्मृति से बोल रही हूँ। और इसमें एक अद्भुत प्रयोग था। मैंने अपनी एक समीक्षा सुधा जी की किताब पर लिखते हुए इस किताब का जिक्र भी किया है कि एक ही कथानक पर तीनों बहनों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। कथानक एक ही है, लेकिन उसे तीनों बहनें अलग अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। उनके कथन की शैली और कथा का ताना बाना बनाने का अपना एक विशेष अंदाज है। और ये तीन बहनें कौन सी हैं? पहला नाम तो लिया मैंने, मृदुला जी और मंजुल जी, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरी है अचला बंसल जी, जो आज के कार्यक्रम में वह भी बोलने वाली है। उन्हें भी सुनना मेरे लिए एक सुखद अनुभव होगा। तो उस समय मैंने बेगाने घर में उपन्यास पढ़ रखा था, लेकिन कई बार होता है कि नाम जहन से उतर जाते हैं। तो जब मैंने तिरछी बौछार पढ़ा और उनका उपन्यास समग्र मेरे हाथों में आया, जिसे कमल किशोर गोयनका जी ने संपादित किया है, और तो मैं एक एक कर सारे उपन्यास पढ़ गई। अब पढ़ने के पीछे कारण क्या? कारण ये था कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मुझे पढ़ना ही था या कहीं कोई बंदिश थी कि भाई सातों पढ़ लेने हैं और सातों पे बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो मन का प्रवाह होता है कि जो चीज रुच जाए, जो अच्छा लगे, आप उसी दिशा में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। मंजुल जी को हम सभी अनारों के लिए याद करते हैं, जो कि उनकी मास्टरपीस कह लीजिए आप, उन्हें उनके सिग्नेचर कृति कह लीजिए, जिसने उन्हें ढेरों पुरस्कार दिलवाए, जिसने उन्हें साहित्य जगत में स्थापित किया। हालांकि कमल किशोर गोयनका जी ने भी ये बात लिखी कि वो अपनी कहानियों के लिए जानी जाती है, लेकिन उपन्यासों को जब हम पढ़ते हैं तो एक प्रवाह में उनके साथ हम अनायास बहते चले जाते हैं। अभी जिस दिन ना चित्रा जी बोल रही थी मंजुल जी पे, और मैं ध्यान से वो सारा वक्तव्य उनका सुन रही थी, उन्होंने उन पर फिल्म बनाने की बात की और कई सारे उदाहरण दिए रखे हमारे सामने कि जब लोगों ने कहा कि नहीं इनकी ये कहानी नहीं है, फला लेखिका की ये कहानी लेके आइए, कोई लेके आइए, उन पर हम काम करेंगे। तो वो उनकी समझदारी का अपना दायरा हो सकता है या फिर एक व्यक्ति की परिचिति हो सकती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं मंजुल जी को, विशेषकर उपन्यासों के संदर्भ में जब बात मैं कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि कथानक कोई वो ऐसी दुनिया की बात करती हैं कि जहाँ पे फैंटेसी है जो हमारी जानी बूझी नहीं है। नहीं, हमारे बिल्कुल आस पास के परिवेश की को वो उठाती हैं, उसे अपने कल्पना कौशल से, भाषा शिल्प से गढ़ती हैं और इतना जीवंत कर देती हैं कि जब मुझ जैसे पाठक या कोई भी पाठक उसे पढ़ना शुरू करता है तो अनायास वो लेखिका के शब्द प्रवाह में बहता चला जाता है। हमें ऐसा नहीं लगता, जैसे मैंने कहा कि कहीं कोई बंदिश नहीं थी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन ये तो मेरे मन ने कहा कि भाई किताब हाथ लगी है और बोलना है तो पढ़ लो। और दूसरी बात ये है पढ़ने के पीछे, जो कि मैंने अर्पण जी से भी अभी अभी बात कही, उन उपन्यासों का लघु कलेवर। ऐसा नहीं कि भारी भरकम उपन्यास या मोटे उपन्यास नहीं पढ़े जाते, बिल्कुल पढ़े जाते हैं। मैंने तो विक्रम सेठ का सुटेबल बॉय का जो हिंदी अनुवाद है तकरीबन 700-800 पृष्ठों का, वो भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ा। और यशपाल का झूठा सच, ऐसे कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन इनका जो लघु कलेवर था, तो सातों उपन्यास अगर आपके पास समय हो तो आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। तकरीबन 300 पृष्ठों में ये पूरे समा जाते हैं। समय न हो तो भी 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं, और मैंने ऐसा ही किया। मंजुल जी की कौन सी बात खींचती है, प्रभावित करती है? जब मैंने कहा कि मैं मंजुल जी के उपन्यासों पर स्त्री की उपस्थिति पर बात करूंगी, तो इन दिनों साहित्य में एक बात और भी हुई है। जब स्त्री विमर्श का मुद्दा जोर शोर से उठा, तब तो बहुत सारी लेखिकाएं स्त्री विमर्श की पैरोकार भी बनी और उनके मन में ये चाह भी उमगी, या कहीं ना कहीं ये चाह तो थी कि वो स्त्री लेखिका के तौर पर पहचानी जाए। लेकिन धीरे धीरे अब जब हम साहित्य को देखते हैं तो विस्तार इतना अधिक है, स्त्रियां इतनी अधिक सशक्त लेखनी के साथ
इस साहित्य के मैदान में कूद पड़ी हैं और अपनी लेखनी के जौहर दिखा रही हैं कि उनके मन में इस आकांक्षा का उमंग आना या इस इच्छा का उठाना भी स्वाभाविक ही लगता है कि मैं सिर्फ स्त्री लेखिका के तौर पर क्यों पहचानी जाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष आलोचक की कलम जब स्त्री की पुस्तक पर चलती है तो वो भी चाहता है कि स्त्री रचनाकार जो हैं वो स्त्री लेखक के तौर पर ही जानी पहचानी जाए, वहीं तक वो महदूद रहें। बाकी की जो सारी समस्याएं हैं दुनिया जहान की वो हम सुलटा ही लेंगे, आखिर हम हैं क्यों, पाठकों को बुरा न लगे लेकिन ये हकीकत तो है। लेकिन जब एक स्त्री स्त्री की बात करती है तो क्या वो सिर्फ स्त्री की बात करती है? जैसे मंजुल जी जब लिखती हैं, मंजुल जी के उपन्यासों में मैंने जब देखा ढेरों स्त्रियां हैं, अनारो है, गंजी या शांति है, लेडीज क्लब में तो स्त्रियां ही प्रमुख है। वो श्रीमती गंडवैया हैं, श्रीमती कौल हैं, श्रीमती जैन हैं, श्रीमती गुप्ता हैं, या फिर उनका टूटा हुआ इंद्रधनुष उपन्यास जो है उसमें शोभना है, अर्चना है, तिरछी बौछार में विस्मिता है। तो ये सारी स्त्रियां मिल करके, या फिर जब हम खातूल की बात करते हैं जो कि विस्थापन की समस्या पर लिखा गया एक बेहतरीन उपन्यास है, आपको सोचने पर विवश करता है विस्थापन क्यों होता है। तो स्त्री पात्रों की मौजूदगी के बावजूद, स्त्रियों की मन की कथा कहने के बावजूद मंजुल भगत जैसी कथाकार जब लिखती हैं तो अपने पूरे सामाजिक वितान को सामने रखती हैं, समाज के पूरे रग रेशे की पहचान करती हैं। लेकिन उनके उपन्यासों में स्त्री का वो हृदय भी धड़कता है, जो जो कुछ उसके पास है वह तो है, अतृप्ति भी है। लेकिन ये अतृप्ति कौन सी? ये अतृप्ति खाना बदोस ख्वाहिश में बदलने वाली अतृप्ति नहीं है। मैं जयंती के एक उपन्यास के शीर्षक के आधार पर ही बात कह रही हूँ। खाना बदोस ख्वाहिशें जो आपको कहीं नहीं ले जाती, जो आपको भटकाव के गुंजलप में लपेट करके हताशा और निराशा में डूब जाने के लिए छोड़ देती हैं, वो हताशा या निराशा मंजुल भगत के उपन्यासों में नहीं है। तिरछी बौछार की विस्मिता जो है वह एक बार तो हताशा की उस नीली नदी में डूबती हुई नजर आती है, लेकिन वो बड़े कौशल से लेखिका उसे उबार ले जाती है। जिंदगी खत्म करने की, किसी के नाम पर आंसू बहाते हुए रीत जाने की बात नहीं होती। मुझे तो यह भी लगता है कि आज के दौर में आज एक पूरी की पूरी पीढ़ी जिसके लिए हताशा, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बहुत तेजी से उभर रही हैं। काउंसलर के पास लोगों की भीड़ लगती है, कई बार लोग हिचकिचाते हैं, कई बार लोग जाते हैं। तो पूरी युवा पीढ़ी को भी, सिर्फ स्त्रियों को या लड़कियों को नहीं, पुरुषों को भी इन उपन्यासों को पढ़ने और जानने की जरूरत है कि अपने अंदर की जिजीविषा को मरने नहीं देना है, जीना है। बहुत बार बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और कई बार हम जानबूझकर उन इच्छाओं को छोड़ देते हैं, अधूरा ही रहने देते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह का रोमांटिसिज्म छिपा हुआ है, एक तरह का एक ऐसा सुख छिपा हुआ है। मैं उनके पहले उपन्यास से बात शुरू करूं, टूटा हुआ इंद्रधनुष। टूटा हुआ इंद्रधनुष की जो नायिका है शोभना, वो प्रेम करती है मनीष से, लेकिन उस प्रेम की पूर्ति नहीं चाहती। पूर्ति यानी हम क्या जानते हैं, प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे कि प्रेम जब विवाह के बंधन में बंध जाए तब वो सार्थक होता है। हालांकि जितनी प्रेम कहानियां हैं हमारे समाज में, देश में, साहित्य में, जो प्रसिद्धि के शिखर पर हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, वो सारी अधूरी प्रेम कहानियां हैं। और शायद हमारे आसपास इन अधूरी प्रेम कहानियों का जो लोक बिखरा हुआ है, शायद उस लोक का भी, उन स्मृतियों का एक दबाव है शोभना के ऊपर। वो जब प्रेम करती है तो उस प्रेम को प्रेम ही रहने देना चाहती है। फिल्म के गाने की लाइन मुझे याद आ गई इस उपन्यास को पढ़ते हुए, इस पर बोलते हुए, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। क्यों? नाम दे दे तो क्या हुआ? नाम दे दे तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता रिसने लगता है,
घाव सा टीसने लगता है और शोभना नहीं चाहती कि उसका रिश्ता उस टीसते हुए घाव में बदल जाए। वो उसे बचा ले जाना चाहती है। तो एक किस्म का प्लेटोनिक लव भी इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। लेकिन तब वो क्या करेगी? शोभना ने क्या किया? मनीष के रिश्ते से खुद को बचा ले जाने के बाद क्या वो रोती रही? उसकी जिंदगी में रोते हुए उसने उम्र गुजार दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या कहती है, हम थोड़ा सा शोभना को सुने। उनके उपन्यास से मैं ये हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। कई बार ये माना जाता है कि प्रेम विवाह की वेदी पर भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, और उसके बाद जो रिश्ता शुरू होता है वह अंडरस्टैंडिंग का होता है, समझौते का होता है। वहां प्रेम नहीं रहता, सिर्फ समझौता बच जाता है। ममता कालिया जी की कविता भी है, प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया। उनकी कविता की पंक्तियां हमारी समझ में सिर्फ सहवास आता है। हालांकि इतना तेवर इस तरह का, या फिर हम कह सकते हैं कि नंगा यथार्थ यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस प्यार को बचा ले जाने की, प्यार के बिरवे को बचा ले जाने का जो जो इच्छा है वह शोभना के मन में है। वो क्या कहती है अपने नायक से कि उसे कैसे बताना है। वो अपने मनीष के साथ जब वो संवाद करती है तो कहती है, मनीष, हम विवाह कभी नहीं करेंगे। क्यों? अगर करना ही होगा तो मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह करूंगी, तुम कोई और लड़की पसंद कर लेना। मनीष हंस पड़ा। फिर वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। तब क्या कर रही हो? किसी नए दर्शन की रचना? मनीष को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है, साफल्य ही है विवाह में परिणित होना। मनीष, यदि दिन रात तुम्हारी नाक के सामने कोई मखमली सुगंधित लाल गुलाबों का गुच्छा थाम कर कहे कि तुम आठों पहर उन्हें ही सूंघते और देखते रहो, तो बताओ तुम क्या कर सकोगी? प्यार भी ऐसा ही है। बहुत सारी कहानियों में हमने देखा, प्रेम विवाह को लेकर के जो दर्शन लोग देते हैं, जो फलसफा लोग गढ़ते हैं, उसमें भी हमने ये सुना है कि कुछ समय के लिए मिलना, एक दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल बना करके प्रस्तुत करना, एक दूसरे को मोह लेने की भरदम कोशिश करना, और अंत में जा करके ये सब कुछ सारा तिलिस्म जब टूट जाता है तो प्रेम भी खंडित हो जाता है। और शायद यही डर शोभना के अंदर है। और तब वो क्या कहती है? मनीष का कहना है, पर गुलाब को केवल बाग में देखाने से भी तबीयत नहीं भरती, उसे घर के बगीचे में लगाने को भी तो जी चाहता है। तुम उसका सूखना झरना सब कुछ देख सकोगे, तो इसी से तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? करने को मन तो नहीं करता, किसी और से करोगी? हो सकता है, क्यों? पत्नी, माँ और गृहिणी बनने के लिए। तो यह है, मैंने ये अंश इसलिए पढ़ा कि यह है मंजुल भगत की स्त्री की कल्पना, कि उसे प्रेम अगर छूट जाता है, हालांकि छूटता नहीं है, वो खुद ही अपने आप से उसे अलग करती है, तो उस रिश्ते की याद में ताउम्र बिसूरने की जगह, घुट घुट कर मरने की जगह, वह क्या करती है? वह नई जीवन में पदार्पण करती है। अभी बोलते हुए मुझे कृष्णचंद्र आ, के कहानी याद आ गई। कहानी का शीर्षक मुझे याद नहीं है, बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। उस कहानी में एक स्त्री है जिसका जो किसी को पसंद करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है, लेकिन विवाह नहीं हो पाता। लेकिन वो उसकी उपस्थिति को हमेशा अपने साथ महसूस करती है। फिल्म देखने जाती है तो 2 टिकटें लेती है और एक सीट खाली रहती है। चिलगोजे का लिफाफा खरीदती है तो 2 लोगों के लिए खरीदती है। यानी विवाहित न होते हुए भी, प्रेमिका न होते हुए भी वो एक विवाहित या प्रेमिका की तरह जिंदगी बसर करती है। लेकिन जिसकी चाह में उसने सारी उम्र गुजार दी, कहानी के अंत में वो उसी पुरुष से किसी कारणवश रूबरू होती है, और तब वो उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को देख करके, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति को देख के सोचती है, अरे इसके लिए मैंने सारी उम्र अपनी तमाम कर दी। तो ये जो पछतावा है, मैंने इस कहानी का जिक्र इसीलिए किया, ये जो पछतावा है वह मंजुल भगत की नायिकाओं की विशेषता नहीं है। वह अपने निर्णयों पर पछताती नहीं है।
तो शोभना जैसी स्त्री, लेकिन फिर इस कहानी में इंद्रधनुष कैसे टूटते हैं? एक इंद्रधनुष को तो शोभना ने स्वयं तोड़ा। उसके बाद उसके बाद मनीष फिर उसके जीवन में उसका पड़ोसी बनकर आ जाता है, वो भी किसी और रिश्ते में बंध पाता है। लेकिन स्त्री अर्थात शोभना जिस तरह अपने आप को मुक्त कर लेती है, मनीष उन स्थितियों को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। तो आखिर क्यों है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ है एक स्त्री लेखिका जब लिख रही है, तो वो स्त्री को उसकी पूरी खूबियों के साथ, उसकी खामियों के साथ, उसके चरित्र की दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करती है। मंजुल भगत के उपन्यासों की जो स्त्री है, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अनारू की तरह वो निम्न मध्य वर्गीय स्त्री ही क्यों ना हो, निम्न मध्य वर्गीय नहीं, माफी चाहती हूँ, निम्न वर्गीय स्त्री ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक अना है, उसके अंदर खुद के बल पर जीने का मादा है। तो उनकी तमाम स्त्रियां, वो नौकरी पेशा स्त्रियां नहीं है। तिरछी बौछार की विस्मिता जाकर के बाद में नौकरी का दामन थामती है अपने निराशा के गर्त से उबरने के लिए, और वो उबर भी जाती है बड़ी कुशलता से, अपने व्यक्तित्व से वो सबको प्रभावित कर लेती है। तो उनकी जो कहानियों की स्त्रियां हैं, वो हमारे इसी घर गृहस्थी के बीच से आई हुई स्त्रियां हैं, जिन्हें हम कई बार हाउसवाइफ कह करके नकार देते हैं। अब क्या करते हैं? यू जस्ट ए हाउसवाइफ, मतलब हाउसवाइफ की अपनी कोई अस्मिता नहीं है, नौकरी कर ली, कमा रही है, आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ी हुई है, निर्भर हैं, तो भैया आपने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, और बाकी सारी की सारी जो स्त्रियां हैं वैसे ही हाशिए के उस पार ढकेल दी गई हैं। और ऐसा नहीं कि ये समाज का जो मतलब ये पुरुष ही ऐसा करते हैं, हम सबकी हमारी सोच के अंदर पितृसत्ता के कीटाणु इतने गहरे तक प्रवेश कर गए हैं कि जानी अनजानी संवेदनशील स्त्रियां भी कब उस पितृसत्ता के हथकंडे का शिकार हो जाती है, पता नहीं चलता। तो उन घरेलू स्त्रियों को, हाशिए पर बैठी हुई स्त्रियों को मंजुल जी अपने लेखनी के स्पर्श से एक ऐसे जीवंत व्यक्तित्व में बदल देती हैं, जो खुल करके सांस लेती है, जो सोचती है, जो निर्णय ले सकती है। लेकिन मनीष उसे क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है? क्योंकि उसका दंभ आहत हुआ है। एक स्त्री मना कर दे, जिस तरह के इनकार पर हमारे समाज में ऐसी भी घटनाएं देखी जाती हैं कि एसिड फेंके जाते हैं, तेजाब के हमले होते हैं। मनीष ऐसा तो नहीं करता, वो सभ्य है, सुसंस्कृत है, लेकिन उस नकार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आ जाता है शोभना के पड़ोस में। बाद में हम देखते हैं, उपन्यास की कथा मैं आपके सामने नहीं रखूंगी, जितना जरूरी है उस कथा के सूत्र आपके सामने लाने का, बस उतना ही खोलूंगी। कथा आप स्वयं पढ़िए, पढ़ने का आनंद कुछ और ही होता है, और उस आनंद के किसी और आनंद के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। मैंने उसे महसूस किया इन्हें पढ़ते हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी उसे महसूस करें। अंत में मनीष जब फिर आता है, तो नीति, अनीति, मर्यादा, शालीनता, वैवाहिक जीवन की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण, सब कुछ उपन्यास में घटता है, और कहीं कोई दुविधा नहीं है। किसी दुविधा के गुंजलक में नायिका नहीं पड़ती, कहीं कोई बड़ा विमर्श खड़ा करने की कोशिश भी नहीं है। कई बार ये होता है कि विमर्श तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका नतीजा सिफर होता है, शून्य। यहाँ कोई विमर्श उस तरह का नहीं है, नैतिकता नैतिकता का सवाल नहीं है। शोभना जो है वह ये नहीं सोचती है कि मनीष से अगर वैवाहिक जीवन के बाद भी किसी एक दुर्बल क्षण में, किसी एक प्रेमल क्षण में वो अपने आप को समर्पित कर दे, तो कहीं कुछ उसने गलत कर दिया। और पता नहीं कि ये उपन्यास ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास की कथा होते हुए भी एक भिन्न कथा है, क्योंकि शोभना का जो पति है अरुण, माफी चाहती हूँ, शोभना का जो पति है प्रभात, वह भी उस संबंधों को स्वीकार कर लेता है। कहीं कोई उसके मन में तिरस्कार नहीं है अपनी पत्नी के लिए। तो इस तरह के स्त्री, इस तरह के पुरुष हो सकता है हमारे आसपास हों, लेकिन जब हम अपनी दृष्टि पर एक अलगाव का चश्मा चढ़ा कर रखते हैं, एक उपेक्षा का चश्मा चढ़ा के रखते हैं, या नैतिकता की एक मोटी परत हमारे चश्मे पर हावी हो जाती है, तो हम उनको नहीं देख पाते हैं।
कुछ सालों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी अस्तित्व, आप सभी को याद होगा, फिल्म आपने देखी होगी। तब्बू उसकी नायिका है और बहुत बाद में जब पति को पता चलता है कि उसकी संतान उसकी नहीं है, तो उल्टा कहते हुए स्त्री के लिए तो उल्टा मतलब उसको नीचा दिखाना है तो आप उसके चरित्र पर एक छींटा, एक कीचड़ का लगा दो और उसके पूरे जीवन पर, उसकी पूरी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ जो प्रभात है वो सचमुच प्रभात की तरह उजला भी है, उदार भी है। वह टूटी हुई शोभना को जो अपने गर्भ में प्रेम का अंकुर पाल रही है, पूरे मन से, पूरी उदारता से स्वीकार करता है। कहीं उसके लिए उसके पास अपशब्दों का खजाना नहीं है। शोभना भले ही एक तरह के ग्लानि बोध में जीती है, अपने कोख में पल रहे अंकुर को मसल देना चाहती है, लेकिन प्रभात ऐसा नहीं करता। वो उसके जीवन में सच में प्रभात की तरह उदित होता है। अंत में बच्ची जन्म लेती है संध्या, और बाद में ये जो इंद्रधनुष है वो कैसे टूटता है और फिर उस इंद्रधनुष में रंग कैसे झिलमिलाते हैं। संध्या ये नहीं जान पाती कि उसका जो पिता है वो उसका पिता नहीं है और पिता उसे पूरे दायित्व के साथ पालता है। अंत में संध्या को अपना प्रेम मिलता है और उसकी माँ को समझाता कौन है? शोभना को मनीष समझाने के लिए आता है कि तुमने अपने जीवन के साथ जो प्रयोग किया, अपने जीवन को जिस तरह से अपनी शर्तों पे जिया, वो तुम अपनी बेटी के साथ मत होने देना। उसे उसके प्रेम तक पहुंचने दो। तो हमने इस उपन्यास में 2 प्रेम कहानियां देखी, या हम कह सकते हैं कि 3 प्रेम कहानियां हैं और उसके बाद एक चौथी कहानी भी अंत में जुड़ती है। पहली प्रेम कहानी है मनीष और शोभना की कहानी, उसी के समानांतर चलती है। अगर हम विवाह को, वैवाहिक जीवन को भी प्रेम माने, तो वहां पर चलती है पुनः शोभना प्रभात की कथा। अर्चना और मनीष जो है वो एक जोड़ा है और संध्या भी प्रेम के उपरांत विवाह करती है और अंत में जब इंद्रधनुष को तोड़ता है तो वह छुटकू अर्थात अरुण जो विलायत पढ़ने के लिए जाता है और अपनी पसंद की जैनी के साथ विवाह बंधन में बंधता है और सिर्फ उसकी सूचना माँ बाप को देता है। तो यहाँ हमने देखा कि स्त्री नहीं है, सिर्फ स्त्री केंद्र में भले है। कहानी शुरू होती है शोभना के साथ, उसके वैवाहिक जीवन के अनुभवों के साथ, जहां नीला आकाश जो उदारता का प्रतीक है वह भी वास्तविकता है। और पति जब दफ्तर से लौट कर घर आता है और ये पूछता है कि क्या खाने में क्या बना है, और वो कहती है कि टिंडे, और उसके बाद पति अजीब सा मुंह बना के कहता है टिंडे, तो कहती नहीं, आलू दम और दही पकौड़ी भी बनी है। तो वो अपने मन में सोचती है कि ये भी वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है? यहाँ ये कहानी, ये उपन्यास ये प्रश्न भी छोड़ता है, व्हाट इज रियलिटी? जो कुछ हमारे आंख के सामने है वही, उसे ही हम यथार्थ मानते हैं, वही यथार्थ है। यानी प्रभात और शोभना का जो गृहस्थ जीवन है वो यथार्थ है, लेकिन उसके परे, पर्दे के पीछे जो मनीष के साथ उसके संबंध हैं, जो स्मृतियां हैं, जो प्रेम है, वह भी यथार्थ है। परिवार में जो कर्तव्य पालन है वह भी यथार्थ है और बेटे के पत्र के द्वारा जो मन में टूटन आती है वह भी यथार्थ है। और कहानी के अंत में इस उपन्यास के अंत में जब हम जाते हैं, वह एक पंक्ति है, पत्र बारी बारी से चारों ने पढ़ा, प्रभात की आंखों में दर्द का रंग बहुत ही हल्का था, मानो कह रहा हो आकाश में इंद्रधनुष टूटने के लिए ही उगा करते हैं। इस तरह इंद्रधनुष भले टूट जाते हैं, लेकिन ये जो 2 जोड़े हैं वह अपने जीवन की संध्या में एक साथ मिल करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके व्यक्तिगत दुख सुख कब आपसी दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, यह पाठकों को पता नहीं चलता, उन्हें भी पता नहीं चलता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये उपन्यास ये सवाल तो छोड़ता है कि क्या ऐसे भी जोड़े हो सकते हैं जहां एक स्त्री है, उसका पति उसके प्रेमी को बर्दाश्त कर ले, प्रेमी पति को बर्दाश्त कर ले, और जो मनीष है उसकी पत्नी अर्चना वो प्रभात को राखी बांध दे, उसे भाई बना ले। तो ऐसे रिश्ते इस उपन्यास में तो है, जिंदगी में भी कहीं ना कहीं जरूर होते होंगे। तो सवाल है, क्या स्त्री की क्या कोई भूमिका है? बिल्कुल, स्त्री की भूमिका इसलिए है क्योंकि वो जितना अपने को मुक्त करती है एक छोर पर, उतना ही दूसरे छोर पर वो अपने को बांधती भी है।
तो ये मुक्ति और बंधन दोनों साथ साथ उसके अंदर चलता है। खुद को कितना मुक्त करना है उसका निर्णय उसे कोई और नहीं देगा। स्त्री विमर्श जब मुक्ति की मांग करता है और कई बार उसे लोग देह विमर्श कह के खारिज भी करने की कोशिश करते हैं, तो उस मुक्ति की सीमा को लेकर के कई सवाल उठते हैं। कई बार पूछा जाता है स्त्रियों से, मुझसे भी कई बार पूछा गया है, कितनी मुक्ति चाहिए, कितनी आजादी आपको चाहिए और क्या चाहिए आपको, इतना तो मिल गया। ऐसा कि आजादी दे करके हम पर कोई बहुत बड़ी दया की गई हो। तो सवाल ये है कि ये पूछने, ये बताने वाले दूसरे लोग कौन हैं कि स्त्रियों की सीमा रेखा क्या? वो तो वो खुद तय करती हैं, जैसे शोभना ने तय किया, अर्चना ने तय किया और बाकी लोग उसके उनके साथ हो लिए। ये जो सकारात्मकता है, इसे तो हमें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभात ने अपनी पत्नी पर लांछन नहीं लगाया, उसके प्रेम को लेकर के उसे ताने नहीं सुनाए। और शायद इसी कारण से वो दोनों जोड़े जो दो दो करके चार हो गए हैं, वो बड़े सुख के साथ साथ रहने लगे। अगर कहीं कोई संदेह होता, शक होता, ताने तिश्ने होते, तो शायद ये खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। तो स्त्री जब विश्वास करती है तो विश्वास की मांग भी करती है। और ऐसा नहीं कि स्त्री अगर पारंपरिक स्त्री है तो उसकी आकांक्षाएं घर परिवार तक सीमित होकर के रह जाएंगी। कई बार स्त्रियों के समक्ष ये प्रश्न उठता है। अगर मैं तिरछी बौछार की विस्मिता की बात करूं तो उसके पास कमाने के लिए कोई खास वजह नहीं थी। स्त्रियों से पूछा जाता है, पति अगर बहुत बड़े ओहदों पर हैं तो उनके सामने ये सवाल उछाल दिया जाता है, क्यों कमाना है? तुम्हारा पति तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता, तुम्हारा पति तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। गोया की पत्नी जो है वो हमेशा के लिए पति पर बोझ बनने के लिए, निर्भर रहने के लिए ही पैदा हुई है। नौकरी जो है वो सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर विजय हासिल करने के लिए की जाती है। नौकरी आपके अस्तित्व को नया आयाम भी देती है। यह हम देखते हैं तिरछी बौछार में, वहां भी प्रेम है। इसके पहले मैं कमल किशोर गोयनका की थोड़ी सी बात करूं। उन्होंने संपादन किया है मंजुल भगत की तमाम रचनाओं का, और वह मंजुल भगत की स्त्री पर एक टिप्पणी करते हैं मंजुल भगत को सामने रखते हुए। वे भारतीय स्त्री का प्रतिरूप थी, उनमें भारतीय स्त्री के गहरे संस्कार थे। उनसे मिलना भारत की एक आधुनिक स्त्री से मिलना था। यह भारतीय स्त्री पश्चिम की स्त्री थी, पश्चिम की स्त्री नहीं थी। यह भारत की संस्कृति और यहाँ की मिट्टी की उपज थी, जिसमें गहरा अस्तित्व बोध एवं स्त्री स्वातंत्र की चेतना थी। तो ये क्या होती है स्त्री स्वातंत्र की चेतना? और क्यों कहते हैं कमल किशोर गोयनका कि उनसे मिलना एक भारतीय स्त्री से मिलना था? उनकी आप तस्वीरें देखिए, उनका ये उपन्यास समग्र जो है, और इतनी खूबसूरत सी तस्वीर उनकी इस पे बनी हुई है। मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी तो मेरी बिटिया आई और उसने देखा और उसने कहा, मम्मा ये आंटी तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ सच में बहुत खूबसूरत है। और इतना एक एक और उनकी इसमें तस्वीर है आशा पारेख के साथ, और मुझे लगा अरे आशा पारेख और वो आमने सामने खड़ी है, और जिन्हें हम एक बहुत खूबसूरत नायिका के तौर पे जानते हैं, उनका सौंदर्य और इनका सौंदर्य देख लो आप। कितनी एक फिल्म की नायिका होने के लिए जिस सौंदर्य की हम, हालांकि आजकल तो सौंदर्य अर्जित किया जाता है, वो भी प्राकृतिक नहीं होता। और पूरा पहनावा, जब वो भारतीय स्त्री की बात करते हैं कमल किशोर गोयनका, तो कहीं ना कहीं वो उनके पहनावे को लेकर, आचार विचार को लेकर बात करते हैं। और जब हम उनकी रचनात्मकता पर आते हैं तो वहां भारतीय स्त्री वो उन्हें किन मायनों में कहते हैं? वहां पर भारतीय स्त्री है वो इसलिए है कि तमाम जद्दोजहद के बावजूद वो अपने परिवार को बचा ले जाती। वो अनारों हो, गंजी की शांति हो, टूटा हुआ इंद्रधनुष की शोभना हो, या फिर उनके अन्य उपन्यासों तिरछी बौछार की विस्मिता हो, वो परिवार के जो दायरे हैं वो नहीं टूटते। लेकिन इसी के साथ जब हम स्त्री की वकालत करते हैं, उस पारंपरिक ट्रेडिशनल स्त्री को बहुत महत्व देते हैं, इसी के साथ मंजुल भगत उन तमाम पुरुष पात्रों की रचना भी करती हैं जो उस स्त्री के साथ कदम दर कदम खड़े हुए हैं, उसके हर फैसले में उसके साथ होते हैं। जहां वो शो पीस बनती है, तिरछी बौछार में
निशीथ की पत्नी है वो शो पीस की तरह है, पति के साथ कहीं उसका रिश्ता बहुत आगे नहीं जा पाता है, वो पार्टियों में जाने के लिए है, वहां वो रिश्ता होते हुए भी न होने के बराबर होता है। या फिर लेडीज क्लब में श्रीमती कौल हैं, भला की खूबसूरत, भला की हाजिर जवाब, लेकिन डिप्रेशन के शिकार हैं। तो उस डिप्रेशन के तह में कौन से कारण हैं, उस कारणों की पड़ताल भी मंजुल भगत करती है और वहां वो अलग हो जाती है। मिस्टर गंडवेया हैं और मिसेस कौल हैं। एक और मिस्टर श्रीमान गंडेविया हैं जो अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न नहीं है। उनकी पत्नी क्यों है उनके पास? क्योंकि उनके पास धन है, संपत्ति है, समाज में रुतबा है, इसलिए वो तमाम असंतुष्टि के बावजूद उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अंत में वो उन्हें छोड़ जाती है, अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण भी मंजुल जी रखते हैं कि पारंपरिक भारतीय स्त्री तो उनके उपन्यासों में, कहानियों में जीती जागती सांसें लेती नजर आती है, अपने बलबूते संघर्ष करती नजर आती है। लेकिन वही स्त्री जब देखती है कि अब इस रिश्ते से कहीं कोई उम्मीद नहीं बची, तो उसकी डोर को तोड़ करके एक नई डोर की ओर भी वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। इसके बाद अभी मैंने टूटा हुआ इंद्रधनुष के बाद लेडीज क्लब की बात की थी। लेडीज क्लब में सिर्फ स्त्रियां हैं। एक लेडीज क्लब उपन्यास नमिता सिंह जी का भी है और उसका कथानक पूरी तरह से अलग है। जब मैं स्त्री की बात मंजुल भगत के उपन्यासों में कर रही हूं तो सिर्फ जो आजमाइश के तौर पर यह स्थापित करने के लिए कि वह स्त्री लेखिका थी इसलिए स्त्रियों की बात करूंगी, ऐसा नहीं है। स्त्रियां हैं उनके उपन्यासों में, हर रंग हर चरित्र की स्त्रियां उनके उपन्यासों में आई हैं। लेडीज क्लब महिलाओं की जो किटी पार्टी होती है, हर महीने किसी न किसी के घर पर तमाम महिलाएं मिलती हैं और मिल करके वो विचारों का आदान प्रदान कितना करती है पता नहीं है, लेकिन वो अपने फैशन का दिखावा, अपने रुतबे का दिखावा, नए नए जो गहने कपड़े खरीदे हैं उन सब का प्रदर्शन, वो चमड़े का, मगरमच्छ के चमड़े का बना हुआ बटुआ हो या फिर अपनी कीमती साड़ी हो, नए काट के सलवार सूट जम्पर हो या गहने, तो उन तमाम स्त्रियों पर ये 1976 में उनके दोनों उपन्यास प्रकाशित होते हैं, वो टूटा हुआ इंद्रधनुष भी और लेडीज क्लब भी। और लेडीज क्लब की तमाम महिलाएं उसी होड़ में शामिल हैं, लेकिन उस होड़ में शामिल होकर के क्या वो खुश है? नहीं, वो होड़ जो है वो बाहरी आवरण है। तो मंजुल जी उस बाहरी आवरण के तले धड़कते हुए स्त्री हृदय की कथा कहती हैं। आडंबरों के पीछे अगर तृप्ति है, असंतुष्टि है, दुख है, क्षोभ है, निराशा है, तो वो स्त्रियां ज्यादा समय तक इसके साथ नहीं चल पाएंगे। मिसेस गंडेविया की बात मैंने कही, श्रीमती कौल, मिसेस जैन है, श्रीमती जैन निसंतान है, लेकिन उपन्यास का अंत उन्हें उस निसंतान श्रीमती जैन को 2 बच्चों से संपन्न दिखाता है। वो कैसे? अपने बच्चे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, दुनिया जहान में न जाने कितने अनाथ आश्रम हैं जहां बच्चे हैं, उनसे अपनी बगिया को महकाया जा सकता है। इस उपन्यास में एक श्रीमती चैटर्जी भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं आती, उपन्यास के अंतिम पृष्ठों पर वह नजर आती हैं और तमाम ये जो उच्च वर्गीय महिलाएं हैं वो उनकी अनदेखी इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पति का देहांत हो चुका है। और ये कहानी दोस्ती पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। कैसी होती है दोस्ती? कहते हैं कि महिलाओं की दोस्ती जो होती है वो पुरुषों की तुलना में बहुत गहरी होती है। अभी मुंशी प्रेमचंद का गबन मैंने पढ़ा और उसमें फिर से इसी बात को पुख्ता किया गया है कि स्त्रियां न सिर्फ अपने गहरे से गहरा राज बांट लेती हैं दूसरी स्त्री के साथ, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता पूरे मन से करती हैं। जो भी बचा कुचा धन बचाया हुआ है वो सब उजागर कर देती हैं। गबन में ऐसी स्त्री पात्र है रतन। लेकिन ये जो लेडीज क्लब की स्त्रियां हैं वो किसी दूसरे लोग की स्त्रियां हैं और हमारे आसपास की मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय स्त्री नहीं है, उच्च मध्य वर्गीय स्त्री नहीं है। ये उच्च वर्ग की स्त्रियां हैं जिनके जीवन में तृप्ति का सागर है जिसे वे नकली सुख से भरती हैं और मंजुल जी व्यंग करती हैं उन पर। तो ये तमाम स्त्रियां अपनी सहेली
सहेली तो कह सकती है, एक साथ मिलती बैठती पार्टी करती है, वो उसे दुख बटाने, उसके दुख को कम करने के लिए उसके घर जाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, वो पति के असमय निधन के शोक में डूबी हुई है। तो उस मित्रता पर भी व्यंग करती है मंजुल जी कि कैसी दोस्ती है जो सिर्फ खाने दिखाने तक सीमित है। उसमें एक है एक मिसेस खंडेलवाल है, वो क्या करती, वो दूसरों के घर सजाती हुई, दूसरों की समस्याओं का समाधान करती हुई दिखाई गई है, जबकि उनकी बेटी बबली खुद निराशा के गर्त में डूबी हुई है। लेकिन वही मिसेस चटर्जी उपन्यास के अंत में एक सशक्त महिला के रूप में अपने वजूद का एहसास कराती हैं, जब वो पति के निधन के शोक से उबरती हैं और अपने अपने आप को अनाथ बच्चों की सेवा में लगा देती हैं। तो जीवन क्या होना चाहिए, सिर्फ वो स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी, हम में से सबके लिए है। जिंदगी क्या एक प्रदर्शन है, दिखावा है, झूठ है? नहीं, जिंदगी का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे श्रीमती गंडेविया अपनी अतृप्ति की तलाश को पूरा करने के लिए चली जाती है अपने घर परिवार को छोड़ करके। मिसेस कॉल उबरती हैं अपनी हताशा से, और उनको हताशा से उबारने का काम करते हैं श्रीमान गंडेविया, क्योंकि वो अभी उसी परिस्थिति के शिकार हैं। तो पूरी जो स्त्रियों का की जो भीड़ है, स्त्री पात्रों की जो भीड़ है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। उसमें से कुछ अच्छे रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, यानी सकारात्मकता की ओर बढ़ जाती हैं, और कुछ है मिसेस गुप्ता जैसी, जिसकी पारंपरिक जीवन शैली की, खुशी तृप्त जीवन शैली की का पूरा वर्णन हुआ है, मंजुल जी करती हैं, और उसके बाद वो आधुनिकता की होड़ में अपने पूरे जीवन को तबाह करने के लिए एक नकल की पुतली मात्र बनकर रह जाती हैं। तो स्त्री की कथा कहने का अर्थ स्त्री की वकालत करना मात्र नहीं होता है, स्त्री के हर सही गलत का समर्थन करना नहीं होता है, या फिर अगर हम कह दे तो आजादी या उच्छृंखलता के बीच की जो रेखा होती है वो पूरी तरह से इनके उपन्यासों में स्पष्ट है। और अलग से सबसे बड़ी बात है कि कई बार उपन्यासों को हम जब पढ़ते हैं तो लेखक कहीं ना कहीं टिप्पणी करने से नहीं चूकता, वो टिप्पणी करता है, या कहीं लेखिका की टिप्पणी नहीं मिलती है, कथा पूरी तरह से स्पष्ट है, रेशे दर रेशे खुल करके वो आपके सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर लेती है, और आप हो लेते हैं उन पात्रों के साथ। लेखिका के कलम के प्रवाह में बहते हुए आप कहां से कहां पहुंच जाती हैं। तो श्रीमती गुप्ता पर अगर वो व्यंग करती हैं तो उस व्यंग में भी आपकी हंसी, आपकी आपकी व्यंग की वक्रता अपने आप शामिल हो जाती है। श्रीमती जैन को जब टूटता हुआ दिखाती हैं दिखावे के पीछे, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोरे दिखावे के पीछे भागने से कुछ नहीं संभलता। और उसके बाद वो अनारों लिखती हैं। इस उपन्यास के बाद उन्होंने 1977 में अनारों की रचना की, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि उनके मास्टरपीस है, या फिर आप उनका उसे पहचान कह सकते हैं, जिससे उनकी पहचान है। कौन है अनारों, उसके बारे में उन्होंने खुद ही लिखा है कि अपने घर की जो काम वालियां हैं उससे उन्होंने अनुभव इकट्ठा किया। हम सबके घरों में, कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं हों, हम सबके घरों में हमारी घरेलू सहायिकाएं आती हैं, अपने सुख के साथ, छोटे छोटे सुखों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपनी त्रासदियों के साथ, अपनी जिजीविसा के साथ। अगर वो एक दिन ना आए तो हमारी गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। अनारों में कई ऐसे दृश्य हैं कि वो एक दिन के लिए नहीं पहुंचती है तो घर में जूठे बर्तनों का ढेर लग जाता है। अनारो एक सहृदय बंगाली महिला के घर में काम करती है, और एक दिन वो वहां नहीं जाती है, दूसरे दिन जब पहुंचती है या 2 दिन के बाद जब वो पहुंचती है और पूछती है कि भाभी क्या खाया, तो वो कहती है घोड़ा डीम। बंगाल में कहते हैं घोड़ा डीम मतलब कुछ नहीं, तो बोले घोड़ा, तो उसे अनारो को समझ में नहीं आता है, वो पूछती मतलब, बोले घोड़े का अंडा। उसमें क्या व्यंग्य है कि तुम तो आई नहीं तो बर्तन कैसे धुलते और खाना कैसे पकता। क्षण भर के लिए हम रुक करके क्या सोचते हैं कि 10-10 घरों में काम करने वाली स्त्रियां जब अपने घर पहुंचती होंगी तो इनके घर की के जूठे बर्तन कौन धोता होगा,
इनके घर की साफ सफाई कौन करता होगा, इन्हें इनके बच्चों को भोजन बना करके कौन परसता होगा। यानी हम जो कहते हैं कि हम संभ्रांत हैं, हम शिक्षित हैं, हम सभ्य हैं, हमसे उनकी एक छुट्टी बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि अब तो समय थोड़ा सा बदला है और हम लोग थोड़ा सा उदार हुए हैं, हम मान लेते हैं कि महीने में 4 छुट्टियां तो भाई इनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये मानने वाले लोग भी कितने कम हैं। और ये बात जब लॉकडाउन की बात हो रही है, लॉकडाउन के दौर में न जाने कितनी ऐसी घरेलू सहायिकाओं को 4-4 5-5 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली, तो कैसे चला उनका जीवन। और मंजुल भगत जी शायद होती तो इस पर भी एक उपन्यास, एक कहानी जरूर रचती कि क्या हुआ होगा इन लोगों का। तो उनकी जो दृष्टि है वो स्त्री पर जब रचती है, समग्रता में कहें कि वो जब मनुष्य पर बात करती है तो वो हर मनुष्य पर बात करती है। वहां कहीं कोई भेद नहीं है या कहीं कोई विचारधारा का दबाव नहीं है। विमर्शों के दौर में विचारधारा का दबाव भी काम करता है। लेखक अपने आप को चिन्हित करवाना चाहते हैं कि हम फला विचारधारा के लेखक हैं, हमें इस पर ही बात करनी है, हमें आदिवासी विमर्श पर ही बात करना है, ये हमारी पहचान है। दूसरे विमर्श गए इधर उधर, हमें क्या करना उससे, या हमें इस मुद्दे पर ही लिखना है। तो उनके आसपास जितने मुद्दे थे सब पर उन्होंने लिखा। अब अनारू जो घरेलू सहायिका है 10-10 घरों में काम करती है, इस पर आप लोग सुन चुके हैं, ज्यादा विस्तार में मैं इस पर नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी। लेकिन उस पर काम करने के बावजूद क्या उसकी जिजीविषा क्षण भर को कम होती है? नहीं। ये जो बला की जिजीविषा है अनारों के अंदर, वही स्त्री के स्त्रीत्व को परिभाषित करती है, मनुष्य की मनुष्यता को भी परिभाषित करती, कि थकना नहीं है, टूटना नहीं है, निराश नहीं होना है। छोड़ जाते अनारों को उसका पति, वो चाहती तो दूसरा घर कर सकती थी, नहीं करती है, वो प्रतीक्षा करती है। और जब कभी वो भूले भटके लौट करके घर आता है तो चाहती है कि उसके लिए कोई कमी न हो। एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगी इस उपन्यास का, कि जब उसका पति एक अंतराल के बाद घर लौट करके आता है और उसकी जो दयनीय दशा है वो अनारों से नहीं देखी जाती। वो क्या करती है, अगले दिन वो एक जगह से मांग कर पुराना जूता और दूसरे घर में पिट्ठी चटनी पीस कर एक पुरानी कमीज, तीसरी मालकिन की हल्दी मिर्चा कूट कर एक फटा कोट भी घर ले आई थी। नंदलाल को भिखारी किसी गत बनाए घूमता देख अनारू के मन में टीस सी उठ रही थी। इन सब फालतू के काम निपटाने में उसे देर भी हो गई थी। घर लौटते हुए जी धड़क रहा था कि कहीं पहुंचते ही वाही तबाही न मचा दे, श्रम भी करे और वाही तबाही का जो वार है वो भी उसे झेलना पड़े, सारा गुड़ गोबर न कर दे। पर नंदलाल उसके पहुंचने के आधा घंटा बाद ही घर में घुसा था। उतनी सी देर में अनारों ने घर में इतना काम संगवा लिया कि लगे वह 2 घंटे की आई बैठी है। गंजी को भी खिला पिला कर सुला दिया। घर घर काम करके एक नए किस्म की चाह उसके मन में उपज आई थी। अब ये चाह ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, नहीं तो हम मशीन ना हो जाते। उसका जी चाहता जिस ढप से उसका आदमी उससे बैठ कर हंसे बोले, उसमें न गाली गलौज हो, न सौत, न रुपए पैसे की हाय हाय हो, न ठर्रे की गंध। बस दुनिया जहान की ऐसी बातें हो जिनमें कुढ़न हो न जलन। खैर ऐसा दूध का धुला तो था नहीं नंदलाल, पर अगले 6 मास तक कभी रोकर कभी हंसकर उसके साथ रह ही ली थी। तो ये है एक स्त्री की इच्छा। ये जो अनारों जैसी घरेलू सहायिकाएं हैं जिन्हें हम मशीन समझ लेते हैं, ये गलती तो हम सभी कमोबेश करते ही हैं। और उस मशीन के अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल है जो इधर उधर से मांग तांग करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाए चली जाती है। दुख कम नहीं होते, लेकिन अनारों की जिजीविषा भी कम नहीं होती। यही जिजीविषा हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए और इसी को हम शांति में फलीभूत होते हुए देखते हैं। मंजुल भगत का अंतिम उपन्यास गंजी जो 1995 में प्रकाशित हुआ, जिसे हम अनारों की अगली कड़ी देख सकते हैं,
माँ ने दुख झेला, सौत का दुख झेला, पति के आवारापन का दुख झेला और सब कुछ वो झेल ले गई। लेकिन जब अपनी बेटी के जीवन में भी, जिसका ब्याह उसने चाव से किया, जिसका पति मनहर बैठ के विवाह के पूर्व उसका मुख जोहा करता था, तरह तरह के वायदे किए थे उसने, वो भी जब हरियाली के जंगल में भटक गया तो ऐसा लगा अनारों को मानो सारी दुनिया सूनी पड़ गई। लेकिन गंजी या शांति जो है वो बिल्कुल एक अगली पीढ़ी की स्त्री है। अनारों में जो जिजीविषा थी उसकी 100 गुना ज्यादा जिजीविषा हम शांति में देखते हैं। पति ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो उसके नाम पर वो रोती बिसूरती। मैंने शुरू में ही कहा था कि इनकी न जो नायिकाएं हैं, इनकी जो स्त्रियां हैं, वो बिसूरने वाली स्त्रियां नहीं है, कोप भवन में बैठकर दिन गुजारने वाली स्त्रियां नहीं है कि कब कोई भूला भटका उन्हें मनाने के लिए पहुंचेगा और उनकी जिंदगी में फिर से रंग जगमगा उठेंगे। मंजुल भगत की स्त्रियां स्वयं कूची लेकर के अपनी जिंदगी में रंग भरने का जतन करती हैं। जिंदगी को स्वयं संवारने का मादा उनमें है और वह एक ऐसे क्या तनी हुई रस्सी पर चलती हैं जहां उन्हें उनके लिए गिरना मना है। आहत होती है मन मन में, शांति भी मन मन में घुट लेती है, रो लेती है, आंखों के रास्ते वो सारे दर्द को रिस जाने देती है, लेकिन वो कहीं टूटती नहीं, छोटी नहीं पड़ती है। पति की बेवफाई का इल्जाम देते हुए उसके परिवार से वो बेवफाई नहीं करती। वो अपने बीमार सास को संभालती है, देवर को हौसला देती है, देवरानी को पूरे उत्साह के साथ घर में उतार करके लाती है और उसके बाद अपने अस्तित्व की तलाश में लग जाती है। यही अस्तित्व की तलाश जो उसे समाज में स्थापित करे, जो उसे छोड़ी हुई स्त्री के तौर पर, परित्यक्ता स्त्री के तौर पर पहचान न दे। पहचान को खुद बनाना पड़ता है और पहचान बनाने के लिए सिर्फ डिग्रियां काम में नहीं आती हैं, ये शांति हमें बताती है। अब देखिए, वो जिसने 4 दर्जे पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, वो पूरे हौसले के साथ अपने मोहल्ले के मास्टरनी के पास जाके किताबें ले आती है, कपड़े सिलती है, आंख मिचौली बुटीक खोल लेती है और वह उस बुटीक में इतना उसका फैलाव बढ़ जाता है कि उसकी पहचान होने लगती है एक सशक्त महिला के तौर पर। लोग सम्मान करते हैं उसका। वो दोपहिया चलाना सीखती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ उस पर सवार होकर के गुजरती है और उसका पति जो बार-बार मनहर उससे समय मांगता है, थोड़ा सा बखत मुझे दे दे, मैं उस रिश्ते को समाप्त करूंगा, वो उसकी इस नई ध्वजा को देख करके चमत्कृत रह जाता है। हम थोड़ा सा उन पन्नों की ओर चलें, तब हम इस शांति के व्यक्तित्व को या उसके प्रभाव को समझ पाएंगे। मनहर ठगा सठाड़ा पूरा नजारा आंखों में उतार रहा था। ये नजारा क्या था? ये जो बुटीक है, बुटीक में दर्जियों को तरह तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसा करो, ये लहरिया ओढ़नी है, उस पे घुंघरू टाक लेना, इस कपड़े को ऐसा बना लेना, उस नमूने की नकल करना। इतना गुंजान माहौल तो उसके दफ्तर में भी न था। मार सर सर कहते जुबान घिसे थी और हिया उसकी घर वाली मैडम पुकारी जावे। शांति ने उससे कभी एक दमड़ी भी न मांगी। अब ये जो ब्याहता स्त्री के हक होते हैं, हकूक होते हैं, जिसके पक्ष में कानून खड़ा होता है, लेकिन कानून आपको आपका मुआवजा तो दिला सकता है, आत्मसम्मान नहीं दिला सकता। इसलिए मंजुल भगत के जो स्त्री पात्र हैं, वो शांति है या फिर अनारो है, वो अपने अस्तित्व को गढ़ती हैं अपने आत्मविश्वास से, सम्मान को खुद पाती हैं। वो किसी कानून के शरण में नहीं जाती हैं अपने हक को पाने के लिए। हरियाली तो ससुरी कभी कानों के चांदी वाले गढ़ा दो तो कभी कमर की करधनी, वो भी खाटी चांदी की, और सब कुछ उसके बाद वो जब तुलना करता है तो उसे लगता है कि उसने क्या खोया, और ये जो तुलना है, ये जो अनुभूति है, वही दोबारा उसे लाती है। कहने का सबब ये है कि यहाँ एक और शांति अपने दमखम पर अपना पूरा शिराजा खड़ा करती है, अपना पूरा साम्राज्य बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ करके कहीं चली जाती। जिस तरह अनारो डटी रही नंदलाल के साथ, नंदलाल भगोड़ा रहा, लेकिन अंततः वो उसके साथ संबंध रही, उसने अपने संबंध को नहीं तोड़ा। उसी तरह शांति
अपने संबंध को अपने आत्मविश्वास से पुनर्जीवित करती है। और यही है मंजुल भगत के उपन्यासों की स्त्रियां, जो उस प्रेम को निभाह ले जाती हैं, प्रेम को प्राप्त करती हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करती हैं? गिड़गिड़ा करके नहीं, रो करके नहीं कि मेरा हक मुझे दे दो, ये मेरा हक है, मेरे पास लौट आओ, ये सब कुछ नहीं है। और अपने दुख को वो अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत नहीं करती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही जैसी वाली उदासीनता उनमें नहीं है। ये अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये वाली कहानी भी नहीं है। कहानी को उलट करके बदल करके रख दिया है मंजुल भगत जी ने। दुख तो है, हम सबके जीवन में है। कौन कहेगा कि मेरा जो चमकता हुआ सा चेहरा है उस पर दुख का एक दाग नहीं है, मेरे चमकते हुए चादर पर दुख का एक छींटा नहीं पड़ा। सबके दुख है, लेकिन दुख को इतना बड़ा कर लेना कि खुशी का सिरा हाथ से छूट जाए, ये स्त्रियां नहीं करती। उस दुख को झेलते हुए पूरी जिजीविषा, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ती हैं। अनारों एक चवन्नी उसे मिलती है तो वो पान खा करके अपने को ताजा दम कर लेती है। शांति जो कहती है कि उसकी माँ उसे कहती भी है कि तू चल, मेरे घर चल, वो नहीं जाती, अपने भाई को ही ले आती है, जो कि हालांकि अच्छा खासा कमा खा रहा था, लेकिन अपने साम्राज्य को थामने के लिए अपने भाई को हिस्सेदार बनाती है। पति जब आना चाहता है पूरे मन से उसके पास, जब उस पे धौंस जमाता है तो उसे नीचे उतार देती है कि जाओ, अभी अगर मैं एक आवाज दूंगी तो लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जब वो समर्पण के साथ आना चाहता है तो उस समर्पण के प्रति स्वीकार भी उसके मन में है। तो झूठ मूठ का रोना धोना बिसूरना, जिसे महिलाओं की पहचान के तौर पर प्रचारित किया जाता है और कहा जाता है कि स्त्रीलेखन है क्या। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि स्त्रीलेखन क्या है, वही रोना धोना होना सोना, यही सारी चीजें हैं। तो इसमें सिर्फ रोना धोना होना सोना इन उपन्यासों में नहीं है। इनमें ऐसा बहुत कुछ है कि इनको पढ़ते हुए आपको अपने जीवन की गांठों को खोलने की कुंजियां मिलती हैं, जिन कुंजियों से आप उन गांठों के तालों को खोल सकते हैं और जिंदगी को संतुष्ट बना सकते हैं। और हम थोड़ी सी बात तिरछी बौछार, चूंकि मुझे उस पर बात करनी थी वहां पर, और इतने अद्भुत नाम है, मैं तो इन नामों पर मुझे मतलब बड़ा प्रेम उमड़ा है। विस्मिता एक खूबसूरत सा नाम है, विस्मिता। और ये तिरछी बौछार 1984 में प्रकाशित होता है। उसमें विस्मिता अपने पति सुधीर के साथ खुश है, पूरी संतुष्टि है, लेकिन मन का कोई न कोई कोना ऐसा भी है जिस पर बौछार नहीं पड़ी है। वो कोना हम सबके मन में होता है, हम उसे स्वीकारें या न स्वीकारें। मुझे महाभारत की कथा इस उपन्यास को पढ़ते हुए याद आ गई। कथाएं हैं बहुत सारी, लोगों के बीच में कहीं सुनी जाती हैं, और उन कथाओं में से कुछ महाभारत में होती हैं, कुछ कहानियां हम गढ़ लेते हैं। कि द्रौपदी के बारे में हम सभी जानते हैं। उसे जब पूछा गया कि कौन सी चाह उसके मन में रह गई, कोई ऐसी चाह, और जब हम उसे उसकी बात जब हम करते हैं कि 5 पतियों की वो पत्नी थी, तो ये मान लिया गया कि भाई संतुष्टि होगी। तो ये कहा कि कर्ण, उसकी चाह उसके मन में रह गई थी। कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी इसको हम जाने दें, हम अपने जीवन के संदर्भ में देखें, उपन्यास के संदर्भ में देखें कि सब कुछ पा लेने के बावजूद एक अतृप्ति, एक चाह, एक आकर्षण की बचा रह जाता है। विस्मिता में भी है, सुखी संतुष्ट महिला है वो, बेटी है, पति कमाता है और से और समृद्धि की राह पर बढ़ना चाहता है, और उस समृद्धि की राह पर बढ़ने के लिए उसे निशीथ मिलते हैं, और उसी निशीथ के गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के प्रति विस्मिता का आकर्षण है, एक तार जो खींच ले जाता है। निशीथ की दृष्टि भी उस मोह को स्वीकार करती है, लेकिन उसके प्रस्तर सम व्यक्तित्व में इतनी स्वीकार्यता नहीं कि उसे वो स्वीकार कर पाए, या इतनी उदारता नहीं कि उस दृष्टि को सम्मान दे पाए। और विस्मिता जो है वो गहरी निराशा में डूबने लगती है, एक उठना ही नहीं चाहती है। दूसरी ओर अपनी बेटी का ब्याह करना चाहती है, बेटी भी विवाह के लिए नहीं राजी होती। यानी नई पीढ़ी की जो समस्या है
घर गृहस्थी बचा करके सेटल हो जाना। लड़कियों को सेटल हो जाने या जमा देने का तात्पर्य क्या है? पढ़ाई लिखाई कर ली, घर गृहस्थी जमा लो, लेकिन वो सेटल नहीं होना चाहती है उन पारंपरिक अर्थों में, वो उसे स्वीकार करती है। तो नई पीढ़ी की स्त्री किस तरह से सोच रही है, वो भी मंजुल जी अपने उपन्यासों में, कहानियों में रचती हैं, रखती हैं। और निशीथ की ओर से मिली उपेक्षा कह ले या अपने प्रेम का स्वीकार न स्वीकारा जाना कह ले, वो एक निराशा में डूबती, बिस्तर में पड़ी हुई विस्मृति की गोद में चली जाती है। उसकी टांगों में दर्द है। और वहां एक और व्यक्तित्व आता है, रोज अम्मा आती है, जो हिंदू से क्रिश्चियन बन गई है, 90 वर्ष की उम्र है और जिजीविषा की जीवंत मूर्ति है। एक और विस्मिता की सास है, जिनकी शिकायतें हैं, पुरानी पीढ़ी की स्त्री, नई पीढ़ी की स्त्री, हर वर्ग की स्त्री, युवा स्त्री, हर स्त्री की आकांक्षाएं, उसके मानस को रेसे दर रेसे मंजुल जी ने खोला। अंत विस्मिता कहाँ जाती है? वह एक नौकरी से जुड़ती है और वह नौकरी उसके व्यक्तित्व को ऐसा आयाम देती है कि उस झूठे प्रेम के आवरण की उसे कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, उस बैसाखी की जरूरत उसे नहीं पड़ती। अंत में निशीथ जब उसके पास लौटना भी चाहता है, पत्नी की मृत्यु से निराश, हताश, उसे फोन करके कहता है थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, तो विस्मिता में इतना साहस था कि वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करे। विस्मिता के व्यक्तित्व को गढ़ते हुए उसके अंदर छुपी हुई तमाम खूबियों को वो सामने रखते हैं कि जिस तरह उसने घर को संभाल के रखा था, उसी तरह जब वो दफ्तर को संभालती है तो वहां पर भी वह अपने कौशल के नमूने स्थापित करती है। लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। उस उपन्यास एक छोटा सा अंश में पढ़ना चाहूंगी, मेरा समय संभवतः समाप्ति की ओर है। विस्मिता काम में इतना गहरे पैठ डूब गई कि अनजाने ही उसके स्नेह, मान, पद, प्रतिष्ठा के मोती चुन चुनकर अंबार लगा दिए। कौन कहता है घर से बाहर की दुनिया क्रूर है? प्राय स्त्रियों को रोका जाता है, लड़कियों को यही कह के रोका जाता है, बाहर मत जाना, शाम 6 बजे के पहले घर आना। बाहर तो सारे दानव बैठे हुए हैं, बाहर निकली नहीं कि तुम्हें चीथ डालेंगे। लेकिन यहाँ अब देखिए कि वो कितने बाहर की दुनिया का भी वर्णन उन्होंने कितनी खूबसूरती से किया। यह स्वार्थी है, उसने समाज को कुछ दिया तो बदले में दोगुना पाया। कितनी भ्रामक थी स्त्री की यह भावना कि वह घर की चहारदीवारी में सुरक्षित और वांछित है। उसका मूल्य तो हर कहीं आंका जा सकता है, प्रतिभा उपेक्षित कहीं नहीं है। स्त्री गृहकूप से घरकूप भी बन जाता है, कभी कभी स्त्री के लिए प्राय बनता है। गृहकूप से जरा सिर बाहर निकाल कर तो देखे, विस्मिता की बुद्धि और मस्तिष्क के कपाट दर कपाट खुलते ही चले गए। उसकी सूझबूझ पैनी होकर अनायास ही किसी समस्या की जटिलता को समाप्त कर देती और विसु फल की खुशबू सा हल्का महसूस करती। बुद्धि को भी शायद संतुलित आहार की आवश्यकता है और कल्पना को ठोस आधार की। प्रेम सिर्फ वायव्य कल्पना नहीं है, बुद्धि सिर्फ घर के कामों में झोंक देने के लिए नहीं है। बुद्धि की सीमा, घर और कल्पना का आधार स्वप्न पुरुष हो तो दोनों ही कुंठित रह जाती हैं। यानी स्वप्न पुरुष के पीछे नहीं भागना। स्वप्न पुरुष तो था उसके जीवन में, लेकिन उसने उस स्वप्न पुरुष के पीछे भागना स्वीकार नहीं किया। और जब वो स्वप्न पुरुष उसके समीप आने को बेचैन हो गया तो उसने कहा, कितना करीब है आज निशित वसु के, वह चाहे तो हाथ बढ़ाकर उसे फूल की भांति तोड़ ले सकती है, किंतु चाह ही नहीं रही। उस चाह की राख भारी बाकी है, भुरभुरी स्याह चिता की तरह। अगर आज उसके पास अपना कहने को कल्पना एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वह पद और कॉपीराइटर की पहचान न होती तो मन का शून्य उसे निगल जाता। हर स्त्री अपने अपने तरीके से अपने व्यक्तित्व की पूर्णता चाहती है और मंजुल भगत की कहानियों में स्त्रियों की वो तमाम शेड्स, तमाम चरित्र, तमाम रूप मौजूद हैं। कोई प्रेमी को पाकर संतुष्ट होती है या उसके बच्चे को पाल रही है। अनारो अपने दम खम पर अपनी जिंदगी की लड़ाई को जारी रखती है। विस्मिता कॉपीराइट एजेंसी में जा करके अपनी प्रतिभा को पहचान दिला करके मन के शून्य से निकलती है। यानी कमाई सिर्फ
अर्थोपार्जन के लिए आवश्यक नहीं है, कमाई अपने व्यक्तित्व को धार देने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी स्त्रियों की समाज में कमी नहीं है, जो बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद, कुछ अरसे काम करने के बाद, विवाह के नाम पर, बच्चों के नाम पर अपने व्यक्तित्व को होम कर देती हैं और उन्हें त्याग का पाठ दिन पर दिन पढ़ाया जाता है। जैसे विस्मिता की सास कहती है, वो भी निकल ली, किसी दफ्तर में उसने अपनी नौकरी ढूँढ ली है और बाद में ऐसे स्त्रियों को उनके घर के पुरुषों के द्वारा कहा जाता है, अरे इनसे क्या साहित्य, दर्शन, राजनीति आदि पे बात करना, इनसे तो पकौड़ी-कचौड़ी की बात कर लो, वही बहुत है। ये भी मैं किसी कहानी का संवाद ही बोल रही हूँ। या फिर वो खातून को भी रच देती हैं। अफ़गान शरणार्थियों पर जब लिखती हैं, विस्थापन की समस्याओं पर लिखते हुए खातून जैसा चरित्र गढ़ती हैं, ज़री जैसा चरित्र गढ़ती हैं, ज़री जो अपने पति के हाथों ठगी जाती है, लेकिन अपनी जिजीविषा को वो डूबने नहीं देती और जब उससे कहानी की नैरेटर प्रश्न करती है, उपन्यास की नैरेटर जब पूछती है कि तुम क्यों नहीं उससे अलग हो जाती, क्यों नहीं एजेंसी में जाके अपना नाम लिखा देती, तो कहती कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है। और उससे प्रश्न जब ये किया जाता है, फिर क्या करोगी? फिर मैं उसका कत्ल कर दूँगी। तो ये जो गुस्सा है, क्षोभ है, उसे मंजुल जी एक सकारात्मक मोड़ देती है। खातुल अपने देश वापस नहीं जा पाती, ये उसकी पीड़ा है, विस्थापन का ये दर्द है, लेकिन वह अपने संबंधियों के पास अमेरिका जाती है। अपने प्रेमी के साथ वो वहाँ जाती है, इसकी खुशी भी उसके व्यक्तित्व को और अधिक चमक से, उजास से भर देती है। गोया कि जितने तरह के स्त्री पात्र, स्त्रियाँ समाज के जो अंश उनके अनुभव जगत का हिस्सा बने, उन सबको उन्होंने अपनी लेखनी से समेट लिया और कई मजबूत किरदार हिंदी साहित्य को दिए, जिन किरदारों पर और बात होनी चाहिए, तभी हम एक उन्नत समाज गढ़ने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। साहित्य तो मन बहलाव की चीज नहीं है, पढ़ा और भूल गए, चर्चा की और दिमाग से उसे वॉश आउट कर दिया, ऐसा नहीं। वो तो याद रखने की चीज है। तो ये तमाम स्त्री पात्र जो हैं, वो हमारे बीच में हैं, हम उन्हें याद रखते हैं, ज़िंदगी की तरह वो हमारे साथ धड़कते हैं और शायद इसीलिए हम सकारात्मकता की ओर बढ़ पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना लंबा समय दिया बोलने का, बात करने का और मैंने भी पूरे मन से आपके साथ बात की। मुझे अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद अर्पण जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया गीता दुबे जी, इस बेहद दृष्टि संपन्न और विचारोत्तेजक वक्तव्य के लिए। और मित्रों, जिस तरह से गीता जी के वक्तव्य में मंजुल भगत के सातों उपन्यासों के किरदार उपस्थित हुए और उनकी बातें आई, वह महत्वपूर्ण है। खास तौर से स्त्री पात्रों पर जिन कोणों से चर्चा हुई, मुझे लगता है कि यह बातचीत आगे भी लोग सुनेंगे और यह संवाद लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। नासिरा शर्मा जी, दिनेश चंद्र भट्ट जी, प्रतिमा शुक्ला जी, रुपेश कुमार यादव, अनिता ठाकुर, शुभ्रा उपाध्याय जी, नीलिमा शर्मा, सत्येंद्र चौहान, शिप्रा स्वर्णिम, प्रभा मिश्रा, मधुछंदा चक्रवर्ती जी, मनमोहन खन्ना सरल, आभा सिन्हा जी, जयश्री पुरवार, बंकिम जी, खालिक मंसूरी जी और तमाम लोग, कुछ एक के नाम संभवतः छूट भी रहे हों। आप सभी लोगों का धन्यवाद। गीता दुबे जी, एक बार पुनः शुक्रिया, अभिनंदन। 1 मिनट लूंगी मैं, 1 मिनट। सभी को धन्यवाद दूंगी। इसमें मेरे शहर के भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका दिल से आभार। और नासिरा जी जुड़ी हुई हैं, उनको तो हृदय से आभार और प्रणाम। मैं तो उनकी लेखनी की कायल हूँ। वो अगर मुझे सुन पा रही हैं, तो मेरे लिए गर्व का, खुशी का ये विषय है। उनके तमाम उपन्यास, कहानियां मैंने पढ़ी हैं और उनको पढ़ना एक नई तरह के संसार को जानना होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद नासिरा जी, प्रणाम आपको। और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी शुक्रिया। और मित्रों, आज एक के बाद एक कड़ी हो रही है, तो इसलिए भी कुछ हमें कट शॉर्ट करना पड़ा। हालांकि बातचीत तो काफ़ी हुई ही, मगर फिर भी गीता दुबे जी के पास संभवतः कुछ और चीज़ें रह गई हों। किसी और अवसर पर हम इन्हें पुनः सुनेंगे। शुक्रिया। कुछ ही देर में मिलते हैं और अचला बंसल जी को सुनते हैं, एक रचनाकार को सुनते हैं और मंजुल भगत की छोटी बहन को सुनते हैं। जी शुभ रात्रि, नमस्कार।